हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पीयूष ग्रंथि की संरचना का अध्ययन किया और उसके भागों का हमने डिटेल से अध्ययन किया। कौन सा भाग कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है ये भी हमने समझा। इस वीडियो में हम पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले उन सभी हार्मोन्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि उनका क्या कार्य है और अगर उनकी कमी होती है तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के भी दो मुख्य भाग होते हैं, पार्स ट्यूबरलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स ट्यूबरलिस और पार्स इंटरमीडिया। हमने क्या देखा कि पार्स ट्यूबरलिस जो है वो 6 हार्मोन सीक्रेट करता है, पार्स इंटरमीडिया केवल 1 हार्मोन स्रावित करता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला भाग 2 हार्मोन स्रावित करता है। और ये दोनों हार्मोन वास्तव में इसके खुद के नहीं होते, ये हाइपोथैलेमस के होते हैं। हाइपोथैलेमस से ये न्यूरोहाइपोफाइसिस में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। पार्स ट्यूबरलिस जो है, इस पार्स ट्यूबरलिस द्वारा 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो 6 हार्मोन है। सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इसे STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ICSH भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल C से सेल, S से स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद में चौथा जो हार्मोन है वो है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा हार्मोन है ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और छठा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसे लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो ये 6 हार्मोन हैं, ग्रोथ हार्मोन, FSH, LH, TSH, ACTH और छठा है प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन GH, इसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। GH को STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, पहली बात। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है अपने बॉडी के लिए क्योंकि ये हमारी वृद्धि से संबंधित हार्मोन है। नाम से ही जाहिर है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, तो ये वृद्धि से संबंधित है। हमारा जो शरीर का बचपन से लेकर युवावस्था तक जो बढ़ना होता है, उस बढ़ने में ग्रोथ हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमारी जो मांसपेशियां जो है, पेशियां, इसी तरह हमारी जो बोन्स है, बोन्स में भी खास करके जो लंबी अस्थियां जो है, लंबी अस्थियां, पेशियां और लंबी अस्थियां, इनकी वृद्धि करने का काम करता है, इन्हें बढ़ाता है। और ये कब बढ़ेगी? जब कोशिका विभाजन बढ़ेगा, तो ये कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करता है, और जब कोशिका विभाजन हो रहा है तो श्योर है ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज निर्माण का ये काम करेगा। ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा, तो ये एक तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस को
बढ़ाता है, प्रेरित करता है। इसी तरह ग्लाइकोजन निर्माण में भी ये सहायता करता है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा, ज़्यादा स्टोर करेगा, इसमें सहायता करेगा। इसी तरह वसा का उपापचयन करवाएगा, वसा का उपापचयन। ठीक है, मेन फंक्शन तो इसका शुरू के 3 बिंदु है, उनके लिए आवश्यक ऊर्जाओं के लिए ये काम करवाएगा, सीधा सा है। देखो, वृद्धि हार्मोन वृद्धि से संबंधित है, हमारी मांसपेशियां और अस्थियों को बढ़ाने का काम करता है। तो बढ़ाएगा कब? जब कोशिका विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करेगा। कोशिका विभाजन हो रहा है तो श्योर है ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाए? ग्लूकोज को बढ़ाकर, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाकर, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, इसको बढ़ाकर वसा का मेटाबॉलिज्म भी करेगा। वसा का उपापचयन से भी ऊर्जा बनेगी, तो वो ऊर्जा भी काम आ जाएगी। इसी तरह लंबा बढ़ाना है तो ऊतकों को टूटना भी रोकना पड़ेगा, तो ये ऊतक क्षय को भी रोकती है। ऊतक क्षय यानी कि ऊतकों का विघटन जो है उसको ऊतक क्षय को रोकता है, रोकेगा उसे, ऊतकों को टूटने नहीं देगा, ताकि शरीर की जो है वो वृद्धि पर्याप्त हो। तो ये ग्रोथ हार्मोन का कार्य है। क्या है? शरीर की वृद्धि से संबंधित ये मुख्य हार्मोन है। हमारी मांसपेशियां, हमारे शरीर की लंबी अस्थियां, जैसे हाथ पैर की जो अस्थियां हैं, उन अस्थियों को बढ़ाने का कार्य करता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है, वसा उपापचयन को बढ़ाता है, ऊतक क्षय को रोकता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य ग्रोथ हार्मोन के हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर इनकी कमी हो जाए शरीर में तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे इनकी कमी के, और उससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वयस्कों पर या फिर बच्चों पर, इसके क्या प्रभाव है वो हमें समझने हैं। देखो, आप इसे लिख लें, उसके बाद मैं इसे इरेज करूँगा। देखो, अब बात करें इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो देखो, कमी आपको पढ़नी है तो उसे इस तरीके से पढ़ो। अगर ग्रोथ हार्मोन है, ये GH हार्मोन है, इसकी कमी से भी कुछ लक्षण नजर आएंगे और इसकी अधिकता से भी। तो इसे इस तरीके से हम अलग कर लेते हैं, इसकी कमी से और इसकी अधिकता से। कमी भी जो है, एक तो बच्चों में, अगर बच्चों में कमी होती है तो इसके क्या प्रभाव होंगे, वयस्क में अगर इसकी कमी होती है तो इसके क्या प्रभाव होंगे। इसी तरह अधिकता की भी हम इसी तरह चर्चा करेंगे कि अगर बच्चों में कमी हो जाती है, बच्चों में अधिकता हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा, और वयस्क में इसकी अधिकता हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो देखो, ग्रोथ हार्मोन का कार्य है शरीर की लंबाई बढ़ाना। सीधे सीधे शब्दों में देखें, सिर्फ एक लाइन याद रखो कि ये लंबाई बढ़ाने में सहायक है। अब यदि बच्चों में इसकी कमी हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है बच्चों में, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है बच्चों में, तो बच्चे क्या लंबे बढ़ेंगे? नहीं, बच्चे लंबे नहीं बढ़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं, बच्चे कैसे रह जाएंगे? बोने। उनकी फिर हाइट बढ़ेगी नहीं, वो हमेशा एक छोटी सी हाइट वाले रह जाएंगे। ठीक है, बहुत छोटे होंगे, बोने रह जाएंगे। और बोनों को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्वार्फ कहते हैं। तो बोनेपन को ड्वार्फिज्म कह देंगे। क्या कह देंगे? ड्वार्फिज्म। तो बच्चों में ड्वार्फिज्म का कैरेक्टर, बोनेपन का लक्षण आ जाएगा। बच्चे बोने रह जाएंगे, उनकी लंबाई कभी नहीं बढ़ेगी, चाहे उम्र बढ़ेगी लेकिन लंबाई नहीं बढ़ेगी। और ऐसे बच्चे जो बौने रहते हैं उन्हें मिजेट्स कहते हैं। ऐसे बच्चे जो बौने रह जाते हैं उन बोनों को मिजेट्स कहते हैं। बोनों को क्या कहते हैं? मिजेट्स कहते हैं। और ये जो मिजेट्स जो होते हैं ये नपुंसक होते हैं। नपुंसक यानी कि ये जो है वो संतान उत्पत्ति का गुण नहीं रखते हैं, ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो बोनापन रह जाता है। अगर वयस्कों में कमी होती है
ग्रोथ हार्मोन आपके उत्तक क्षय को रोकता है, उत्तक क्षय को रोकता है, उत्तकों को विघटित नहीं होने देता। अब अगर वयस्कों में यानी कि उम्र हो चुकी है एक निश्चित 20-30 की उम्र के बाद में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो फिर वो जो वयस्क है उनमें वृद्धावस्था का लक्षण जल्दी आ जाएगा, वृद्धावस्था, ठीक है, यानी कि बुढ़ापे के लक्षण जल्दी प्रकट होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन उत्तकों के क्षय को रोकता है और अब जीएच खुद कम हो गया तो उत्तक क्षय बढ़ेंगे, हमारे शरीर के टिश्यूज विघटित होंगे, टिश्यूज विघटित होंगे तो बुढ़ापे के लक्षण जल्दी प्रकट होंगे। ये वयस्कों में कमी के लक्षण। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, बढ़ेगा, बच्चों में अगर बढ़ता है, चूंकि इसका काम क्या है, लंबाई बढ़ाना, और बचपन में ये ग्रोथ हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ गया तो फिर उन बच्चों की हाइट भी जो है जल्दी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और हाइट बढ़ना जो है उसे गाइगेटिज्म कहते हैं, गाइगेटिज्म कहते हैं, अतिकायता कहते हैं, गाइगेटिज्म या हिंदी में अतिकायता। अति यानी कि ज़्यादा, काय यानी कि शरीर, तो उसका शरीर जो है बहुत बड़ा होगा अचानक से ही, बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा लंबाई वो प्राप्त कर लेगा और इसे कहते हैं गाइगोटिज्म। और मोस्टली जिनमें इसका लगातार सिक्रेशन होता है वो 7 से 8 फीट तक हाइट भी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मनुष्य की जो औसत हाइट है वो लगभग 5.5 के आसपास होती है। 5.6 से लेकर 5.8 के बीच में औसत हाइट है, लेकिन यहाँ हाइट पहुँच जाती है 7 से 8 फीट तक भी हाइट पहुँच जाती है। क्यों? ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि की वजह से, क्योंकि इसका काम है बढ़ाना, हड्डियाँ लंबी बढ़ेगी, शरीर लंबा बढ़ेगा, जिसे गाइगेटिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में अगर इसकी अधिकता हो जाए, यानी कि जो बच्चे हैं जो एक निश्चित उम्र प्राप्त कर चुके हैं, 18 के बाद में औसतन हाइट नहीं बढ़ती, और अगर 18 के बाद में ग्रोथ हार्मोन अचानक से बढ़ जाए तो लंबाई तो बढ़ेगी नहीं, और होगा क्या, कुछ विशेष जगह से हड्डियां बाहर ज़्यादा बढ़ के बाहर तक निकलेगी, जिससे शरीर कुरूपित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कुरूपित हो जाएगा, शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं रहेगा। खास करके क्या होता है, ये जो चेहरे की जो बोन होती है, फेशियल बोन्स जो होती है, ये ठुड्डी चिन्ह की जो बोन होती है, गाल की जो फेशियल बोन्स होती है, ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे शरीर का जो आकार है वो निश्चित नहीं रह पाता, और इसे अग्रातिकायता कहते हैं, अग्रातिकायता कहते हैं, अग्रभाग की अतिकायता, अग्रभाग की अतिकायता इसे कहते हैं, अग्रातिकायता या एक्रो, इंग्लिश में इसे एक्रोमेगली कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं, अग्रातिकायता वयस्कों में। ठीक है, फेशियल बोन्स जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। कई बार क्या होता है वयस्कों में, रीढ़ की जो हड्डी है उसमें थोड़ा सा खिंचाव होकर वो साइड में या ऊपर की ओर निकल आती है, जिससे कुबड़ा विकसित हो जाता है। इसी ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कुबड़ा विकसित हो जाता है, और कुबड़ा विकसित होने को काइफोसिस कहते हैं। कुबड़े विकसित होने को क्या कहते हैं? काइफोसिस कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं। तो बच्चों में अगर इसकी अधिकता होती है तो लंबाई बहुत जल्दी बढ़ेगी, गाइगेटिज्म कहते हैं, और अगर वयस्कों में इसकी मात्रा बढ़ती है ग्रोथ हार्मोन की तो अग्रातिकायता, एक्रोमेगली या काइफोसिस की स्थिति विकसित हो सकती है। ठीक है, यहाँ जो वयस्कों में जो अधिक वृद्धावस्था की जो लक्षण प्रकट होना उसे सीमंड्स डिजीज कहते हैं। वृद्धावस्था का लक्षण प्रकट हो जाए जल्दी ही, कम उम्र में ही, तो उसे सीमंड्स रोग कहते हैं, सीमंड का रोग कहते हैं, सीमंड्स डिजीज कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने वृद्धि हार्मोन के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने कमी, बच्चों में कमी से बोनापन, बच्चों में अधिकता से गाइगेटिज्म, वयस्कों में इसकी कमी से वृद्धावस्था, वयस्कों में इसकी अधिकता से एक्रोमेगली या काइफोफाइसिस की स्थिति डेवलप होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें दूसरा हार्मोन, और उसका नाम है FSH। FSH का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। देखो, FSH और LH दोनों ही हमारे जो जनन तंत्र है उसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें काम करने वाले होते हैं।
FSH और LH इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। FSH और LH इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। FSH का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH को ICSH भी कहते हैं, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। FSH जो है, पहले बात करें FSH की, तो FSH जो है वो फीमेल्स में, तो महिलाओं में, मादाओं में ये क्या करते हैं, फॉलिकल्स का विकास का कार्य करता है। नाम से ही जाहिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल्स जो होती है उनका विकास का कार्य करती है। जो फॉलिकल्स जो होती है अंडाशय में, जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, तो उन फॉलिकल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा भी है डिटेल से, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फॉलिकल्स का निर्माण हो रहा है फॉलिकुलर फेज में, वहाँ इन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में जो हार्मोन सहायता करता है वो FSH होता है। और जब ग्राफियन फॉलिकल बनती है तो उस ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है। इस एस्ट्रोजन के सिक्रेशन में भी FSH हार्मोन सहायता करता है। बात करें मेल्स में, तो नर में FSH हार्मोन का, जैसे यहाँ ये इस देखा जाए तो फॉलिकल्स का विकास करके ओवम अंडाणु बनाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ मेल्स में ये शुक्राणु बनाने का काम करते हैं। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं, शुक्र जनन नलिका। तो ये शुक्र जनन नलिका, और एक तो शुक्र जनन नलिका और शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु के विकास और निर्माण भी हम कह सकते हैं में सहायक। तो फीमेल्स में तो अंडाशय में ये काम कर रही है फॉलिकल्स को डेवलप करना, मेल्स में ये वृषण में कार्य कर रही है, शुक्र जनन नलिकाओं का विकास कर रही है, शुक्राणु बनाने में ये सहायता करता है FSH हार्मोन। ठीक है, अब बात करें दूसरा LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी काम फीमेल्स में भी है और मेल्स में भी है। सबसे पहले बात करें फीमेल्स में LH क्या काम करता है, तो हमने जब ओव्यूलेशन पढ़ा, अंडजनन पढ़ा और साथ के साथ हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, तब भी हमने देखा था कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन वाली जो समय है, 14वें दिन के आसपास क्या होता है कि LH की मात्रा अचानक सी बढ़ जाती है, जिसे LH पीक या LH सर्ज कहते हैं। तो वहाँ फिर उससे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम अंडाणु, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। तो सबसे पहला और मेन काम तो ये अंडोत्सर्ग, उस बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ओव्यूलेशन में सहायता कर रहा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ओव्यूलेशन के बाद में बनती है स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम का भी ये विकास करती है, तो अंडोत्सर्ग में सहायता कर रही है, कार्पस ल्यूटियम के विकास में सहायता करेगी। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, तो इसके निर्माण में भी ये सहायता करेगा LH हार्मोन। ठीक है, बात करें मेल्स में, तो मेल्स में ये जो ये नाम है ना, बस इसी से मेल्स का काम है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिकाओं को स्टिमुलेट, प्रेरित करने वाला हार्मोन। अंतराली कोशिकाएं कहाँ होती है, अगर मैं TS देखूं तो जो ये स्पर्म शुक्र जनन नलिकाएं जो है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं, इन ट्यूबुल्स के बीच में कुछ कोशिकाओं का झुंड होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, उसी को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वास्तव में एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करती है, एंड्रोजन हार्मोन, नर हार्मोनों का स्रावण करती है इंटरस्टिशियल सेल। एंड्रोजन्स में एक महत्वपूर्ण एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन,
तो ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है LH हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन काम क्या करता है, ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी, मूछ, बगल, ग्रोइन क्षेत्रों में बालों का आना, एग्रेसिव नेचर का, मांसपेशियों का मजबूत होना, ये सारे कार्य टेस्टोस्टेरोन से होते हैं। और ये वास्तव में हार्मोन सीक्रेट किसके प्रभाव में हुए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में ये हार्मोन सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो हमने GH पढ़ा, FSH पढ़ा और LH पढ़ा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो हार्मोन है, जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इन्हें आपको इतना डिटेल से नहीं देखना है, बहुत आसान सा है। थायराइड ग्रंथि के जो को ये प्रेरित करेगा, इसका कार्य सिर्फ ये है कि ये थायराइड ग्रंथि जो है, उस थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। और थायराइड ग्रंथि प्रेरित होगी तो क्या करेगा, थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जाता है सिक्रेट होकर थायराइड ग्रंथि पर, और थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करो। ठीक है, तो इसका काम तो केवल एक मैसेंजर की तरह है, ये आएगा और थायराइड ग्रंथि को कहेगा कि थायरॉक्सिन की कमी हो गई है, थायरॉक्सिन का स्रावण करो। इसका केवल इतना काम है। चलो नेक्स्ट है फिर इसके बाद में ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये भी नाम से ही इसका कार्य हो जाएगा। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक यानी भी वही प्रेरण होता है हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिको, एड्रीनल ग्रंथि का कोर्टेक्स भाग, एड्रीनल ग्रंथि है हमारे किडनी के ऊपर जो होती है टोपी के समान। एड्रीनल ग्रंथि के दूसरा भाग कॉर्टेक्स, उसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स, तो इसने क्या काम किया, एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को कर दिया प्रेरित, कॉर्टेक्स को प्रेरित, एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को, भाग और लगा दो, भाग को प्रेरित करता है। और इसके प्रेरण से फायदा क्या होगा, कॉर्टेक्स भाग जो है वो वास्तव में 3 हार्मोन सिक्रेट करता है। एड्रीनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग 3 हार्मोन स्रावित करता है। वो हार्मोन जो है इस हार्मोनों के प्रभाव से स्रावित होते हैं। हार्मोन कौन कौन से हैं, एक है मिनरेलो, बाद में सिर्फ कॉर्टिकॉइड बोलना है, कॉर्टिकॉइड, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। ये मिनरेलो कॉर्टिकॉइड साल्ट बैलेंस का काम करता है। ऐसे ही दूसरा है ग्लूको, आगे वही बोलना है कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये शुगर शर्करा बैलेंस का काम करता है। और तीसरा है सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन। ये जो हमने अभी जस्ट पहले हार्मोन देखे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, उनके सीक्रेशन में ये सहायता करता है। तो कुल मिला के ये लिंग से संबंधित है। ठीक है, लिंग हार्मोन सेक्स हार्मोन से संबंधित है। ठीक है, तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ने एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को जाकर कहा और उनको प्रेरित किया कि ये जो हार्मोन है वो सीक्रेट करो। कौन कौन से, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो ये ACTH का काम हुआ। नेक्स्ट तीसरी है जो छठा हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसे मैं यही बता देता हूँ, ये हमने पढ़ा भी है प्रोलैक्टिन हार्मोन। पिछला वीडियो जो लैक्टेशन, जो दुग्ध श्रावण हमने पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ डिटेल से पढ़ोगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है, ये मिल्क सिंथेसिस, दुग्ध निर्माण, जो हमारे जो फीमेल्स में जो स्तन ग्रंथियाँ होती है
उन फीमेल्स में स्तन ग्रंथियों में मिल्क प्रोडक्शन को ये जाकर प्रेरित करता है। तो इसका कार्य सिर्फ इतना है कि ये मिल्क सिंथेसिस को बढ़ाता है, मिल्क सिंथेसिस को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस तरह हमने अभी पार्स ट्यूबरेलिस भाग किसका, एडिनोहाइपोफाइसिस के जो 6 हार्मोन हैं वो 6 के 6 हार्मोन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की। नेक्स्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस का दूसरा भाग जो केवल और केवल एक हार्मोन सीक्रेट करता है, दूसरा भाग जो है पार्स इंटरमीडिया, ये केवल एक हार्मोन सीक्रेट करता है, नाम है उसका MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो यहाँ मेलेनोसाइट से ही आ गई बात। मेलेनोसाइट विशेष तरह की कोशिकाएं हैं जिनमें होता है मेलेनिन, और ये कहाँ होती है, त्वचा में। त्वचा में जो मेलेनोसाइट कोशिकाएं होती है, त्वचा में उन कोशिकाओं में होता है मेलेनिन वर्णक, मेलेनिन वर्णक होता है, रंजक होता है, जो हमारे त्वचा का रंग का निर्धारण करता है। ये मेलेनिन क्या कार्य करता है, हमारे जो त्वचा है उस त्वचा का रंग कैसा होगा उसे निर्धारण करने का ये कार्य करता है। ठीक है, तो MSH क्या काम करता है, हमारी त्वचा में मेलेनिन जो वर्णक है उसे फैलाने का काम करता है। MSH का काम है मेलेनिन को स्प्रेड करना, फैलाने का, फैलाना इसका कार्य है। ये MSH का कार्य हो गया। ये मेलेनिन ज़्यादा फैलेगा तो सूर्य की किरणों से हमारी त्वचा को नुकसान नहीं होता। इसीलिए जो गर्म प्रदेश है जहाँ हमेशा सीधा प्रकाश गिरता है, यानी कि विषुवत रेखीय जो देश है, वहाँ के अधिकतर लोग कैसे होते हैं, गहरे काले रंग के होते हैं। काले क्यों होंगे, क्योंकि उनमें मेलेनिन फैला हुआ रहता है पूरे त्वचा में, ताकि प्रकाश की किरणों से वो बच सके। तो ये MSH का कार्य हो गया, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की। नेक्स्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस स्वयं कोई हार्मोन स्रावित नहीं करता। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ढंग से इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है। न्यूरोहाइपोफाइसिस स्वयं कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, बल्कि हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोनों को अपने अंदर इकट्ठा करता है केवल। फिर भी हम उन्हें पढ़ेंगे। पहला जो है वो है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये भी हमने बहुत बार पढ़ लिया है, पिछले 2-3 वीडियो में इसका बार बार हमने डिस्कशन किया है। एक लैक्टेशन में पढ़ा है, एक पार्चुरेशन यानी कि प्रसव, इन 2 में हमने पढ़ा है। पहले ADH के बारे में हम पढ़ लेते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इससे जरूर याद रखना, इसका काम अपने आप समझ में आ जाए। एंटी डाईयूरेटिक, यहाँ D से है डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं मूत्रलता, यानी कि मूत्र में जल का अधिक श्रावण, जल का अधिक श्रावण, यानी कि मूत्र जो है वो पतला होगा, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जल का बाहर निकलना डाईयूरेसिस कहलाता है। और ये क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है, यानी कि ये मूत्र में जल की मात्रा जो अधिक हो रही है उसे कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कैसे करेगा, ये क्या करता है, नेफ्रॉन जो होते हैं, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स जो है, वहाँ ये क्या काम करेगा, जल अवशोषण को प्रेरित करता है, जल अवशोषण को प्रेरित।
तो ये क्या करता है, अगर मूत्र के साथ जल बाहर ज़्यादा निकल रहा है तो ADH अपना काम शुरू करेगा, DCT में जाकर कहेगा कि जल का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण करो। जल के बहुत ज़्यादा अवशोषण करने से अब मूत्र जो है वो कम हो जाएगा, उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये काम करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब अगर इसकी कमी हो जाती है, ADH हार्मोन या वैसोप्रेसिन की अगर कमी हो जाती है, तो ये वाला काम होगा क्या, जल अवशोषण होगा क्या, नहीं होगा। जल अवशोषण नहीं होगा तो डायूरेसिस की स्थिति बन जाएगी, यानी कि मूत्र के साथ जल ज़्यादा बाहर निकलेगा और इसे कहते हैं डायबिटीज़। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना है। डायबिटीज़ भी 2 है, उसमें से एक ये है, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। इस स्थिति में अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी होती है तो उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा, जिसमें जल ज़्यादा बाहर निकलेगा मूत्र के साथ। ठीक है, बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन के 2 कार्य हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये लैक्टेशन को प्रेरित करता है, लैक्टेशन यानी कि मिल्क सिक्रेशन को, मिल्क सिंथेसिस का काम तो प्रोलैक्टिन करता है, और मिल्क सिक्रेशन स्तन ग्रंथियों से मिल्क का बाहर आना, सिक्रेशन स्रावण में ये सहायता करता है। ध्यान रखना है, इसे आपको अलग याद रखना है, दोनों को सेपरेट करना है। ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस को बढ़ाता है। दूसरा इसका काम है पार्चुरेशन या प्रसव की क्रिया में ये सहायता करेगा। प्रसव में जो प्रसव पीड़ा जो होती है, प्रसव पीड़ा, गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां होती है उन पेशियों को ये संकुचित करता है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और प्रसव होने में सहायता होती है। किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। तो इस तरह पीयूष ग्रंथि के हमने 9 हार्मोन पढ़े। प्रत्येक हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इन्हें ढंग से पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है। ठीक है बच्चों, यूं ही जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।